हेलो नमस्कार मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंदर आज हम लेके चलेंगे एक और जिले को जिसे हम कहते हैं लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी को हम लेके चलेंगे आज, जो हमारे संविधान के अंदर संविधान का है आ गया। हेलो नमस्कार मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंदर आज हम लेके चलेंगे लखीमपुर जिले के बारे में, और लखीमपुर जिले के बारे में हम जो हो सकता है वो सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते हैं, और फिर बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आइए प्यारे साथियों, एक बार क्लास को देख लेते हैं, और आप अपना हेडिंग बनाने लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी तो हम देखेंगे आज इसके बारे में। तो आइए एक बार शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे भाई बहन जुड़ जाएं। आइए देख लेते हैं, और जो भी जिस जिले से है वो एक बार अपना कमेंट में कमेंट जरूर करके बताएं कि आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि क्लास कहाँ कहाँ देखी जाती है। तो आइए देख लेते हैं लखीमपुर खीरी। तो हमारी क्लास का पहला पॉइंट रहता है कि ये नाम आया कैसे। हर क्लास में मैं यही बताता हूँ कि नाम आया कैसे। कोई भी नाम है उसका अपना महत्व होता है। तो ये लखीमपुर खीरी, ये दो नाम है, आप कभी भी एक नाम मत समझना, ये दो नाम है। पहले इसका वर्तमान नाम क्या हुआ जो आज लखीमपुर खीरी है, इसका पहले क्या नाम हुआ करता था। तो पहले सिर्फ एक नाम से जाना जाता था, और सबसे पहला इसका प्रथम नाम था जिसे कहते हैं लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर नाम सबसे पहले इसका नाम क्या पड़ा, लक्ष्मीपुर। और आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मीपुर और कुछ था, जी नहीं, और कुछ नहीं था, सिर्फ लक्ष्मीपुर था। ये खीरी कहां से जुड़ा है, तो वहां पर उस टाइम पे क्या हुआ करते थे, खर के वृक्ष। तो पुराने समय में लखीमपुर खीरी में खर के वृक्ष हुआ करते थे। और इसी कारण ये खीरी प्रसिद्ध हुआ। खर के वृक्ष होने के कारण वहां पर एक खीरी गांव बना, और खीरी गांव के नाम पर रखा गया लखीमपुर खीरी। और ये लखीमपुर खीरी का नाम जो लखीमपुर खीरी पड़ा, ये पड़ा 1839 में, और 1839 में इसका नाम बदल कर रखा गया। कब, तो 1839 में इसका नाम रखा लखीमपुर। और ये यहां से जुड़ा खीरी, यहां से जुड़ा, खर के नाम से जुड़ा खीरी, और 1839 में लक्ष्मीपुर की जगह आया लखीमपुर। आप समझ गए होंगे कि ये नाम का क्राइटेरिया हमारे पास कैसे कैसे बनकर तैयार हुआ। इसका पुराना ज़्यादा कोई महत्व होता नहीं है। अगर आपका कोई भी अगर क्वेश्चन हो करे तो उसे बता देना। इसका पुराना कोई महत्व नहीं है अपने आप में, अगर पुराना महत्व होता तो मैं उसे जरूर बताता। तो आइए इसके बाद हम अपनी क्लास को लेके चलते हैं, और ये हमारे संविधान के अंदर, संविधान नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे कैसे रहता है, कैसे कैसे इसका क्षेत्रफल है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। अगर आइए तो एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखें इसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, हमारे पास कई चीजें आती हैं इसमें, जैसा आता है क्षेत्रफल, जैसा आती है इसकी भाषा, जैसा आता है इसका पिन, जिसे कहते हैं पिन कोड, जिसे कहते हैं जिप कोड, जिसे कहते हैं पोस्टल कोड। मैंने आपको सारे लिखवाए हैं। और इसके बाद आती है भाषा, पिन कोड, और आपसे और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है, आप चाहें तो लिखवा देता हूँ। जैसे कहते हैं हम गांव भी इसमें आते हैं, और जैसे कि तहसीलें आती हैं, तहसीलें कितनी होती हैं, थाने कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ गाँव और लिख लें, गाँव कितने होते हैं। तो ये यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यहाँ का क्षेत्रफल कितना होता है। तो यहाँ का क्षेत्रफल कितना होता है, जल्दी बताएं, किसी को पता हो तो। और क्षेत्रफल का जो हिसाब है हमारा दो तरह से आता है, आप जानते ही हैं। तो क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल जिले का कितना है,
तो जिले का तो होता है 7680 किलोमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल जो है वो जगह का कितना है, यानी शहर का कितना है, यानी उस शहर का कितना है जहां ये लखीमपुर है, तो उसका कितना है, तो 101 किलोमीटर स्क्वायर। 101 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और इसके बाद यहाँ की भाषा पूछी जाएगी, तो भाषा हमारी कौन सी होती है, हिंदी। भाषा कौन सी होती है, हिंदी। और आपसे पूछा जाए कि यहाँ की जो बोली होती है, भाषा तो ये हो गई, और यहाँ से अगर पूछा जाए कि इसकी बोली कौन सी है, यानी हिंदी की भी कई सारी बोलियां होती हैं और उनमें से एक बोली है, इसे कहते हैं अवधी। कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि तुलसीदास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और वो महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में, वह कौन सा है, तो एक बार बताएं अगर आपको आता है तो। उसके बाद देखते हैं पिन कोड। इसका पिन कोड कितना होगा, तो 27 कितना होता है, 27, जल्दी बताएं इसका पिन कोड कितना होता है, तो 262701, 262701 होता है किसका पिन कोड, 262701 इसका पिन हो गया। और इसमें गांवों की संख्या कितनी आती है, तो गांव की संख्या प्यारे साथियों इसमें आती है जिसे कहते हैं 1146। ये सिर्फ लगभग बताया गया है 1146, ऐसा निश्चित नहीं है कि 1146 ही हो, कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये लगभग है, क्योंकि जो कंटेंट ढूंढा गया सिर्फ वही बताया है, क्योंकि हर अलग अलग साइटों पे सब में अलग अलग ही दिखाया जाता है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और लिख लें जिसे कहते हैं तहसील, और आता है ब्लॉक। तहसील और ब्लॉक कितनी है, तो यहाँ पर जो तहसीलों की संख्या होती है वो होती है हमारी 7 और ब्लॉकों की संख्या होती है हमारी जिसे कहते हैं 5। तो तहसीलों की संख्या हो गई 7 और ब्लॉकों की संख्या हो गई जिसे कहते हैं 5। इन्हें आप देख लें, एक बार इन्हें देख लें, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे हम। तो आइए आगे की ओर बढ़ेंगे और आपसे पूछा जा सकता है यहाँ की भाषा कौन सी है, तो अवधी। बोली कौन सी है, अवधी, क्योंकि पॉइंट पूछने लायक पॉइंट ये है। और यहाँ का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है और इसकी पुराना नाम भी पूछा जा सकता है, पुराना नाम लक्ष्मी था। और यहाँ पर ये क्यों प्रसिद्ध है, तो खर के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ये इतनी नहीं भी पूछी जा सकती। एक पिन कोड भी पूछा जा सकता है। और हाँ, एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, उसे कहते हैं हम वाहन नंबर, यानी मैं उसे बताना भूल गया, वाहन नंबर हमारा यहाँ का होता है जिसे कहते हैं हमारा वाहन नंबर। तो यहाँ पर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। वाहन संख्या ये हमारी होगी यूपी 31, यानी यूपी 31 हमारा कहाँ का लगता है, तो कहीं भी कोई भी बोले ये यूपी 31 से है, ये तो कहाँ से है, लखीमपुर खीरी से। ये हमारा सिर्फ जिलों के बारे में बताता है। इसके बाद हम अपने अगले चीज़ की ओर बढ़ेंगे, एक बार इसे नोट कर लें। फिर हम देखेंगे अपने प्रसिद्ध स्थलों को, यानी यहाँ के पर्यटक स्थल कौन से हैं, क्यों प्रसिद्ध है ये, इसके बारे में देखेंगे। आइए देख लेते हैं यहाँ की प्रसिद्धि को, ये क्यों प्रसिद्ध है, क्यों हमारे सामने पढ़ने की जरूरत पड़ी। क्यों हम इसे पढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं यहाँ के पर्यटक स्थल। पर्यटक स्थल ये प्रसिद्ध डालने बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राज्यों में इतना कोई इम्पोर्टेंट चीज होती नहीं है जिलों में। तो पर्यटक स्थल या प्रसिद्ध वही जगह होती है प्रसिद्ध, और जो होती है पर्यटक स्थल। तो देख लेते हैं, इसमें हमारे एक मंदिर आता है जिसे जो है हमारा शिव मंदिर, और जिसका नाम होता है हमारा गोलकनाथ मंदिर। तो गोलकनाथ मंदिर तो हमारा कहाँ पर है, तो ये आता है हमारा गोलकनाथ। और आप इस मंदिर को देखकर कोई भी आसान नहीं समझना है, क्योंकि
यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है, इसीलिए मैं आपको लिखवा भी रहा हूँ, क्योंकि मंदिर तो काफी होते हैं और इसका लिखवाने का सिर्फ यही मतलब है। ये कैसा मंदिर है? तो ये एक शिव मंदिर है। और आपको मैं सुनाता हूं एक कहानी, जिससे कि आपको सारी जानकारी पता चल जाए। तो बात उस समय की है जब रावण तपस्या कर रहा होता है। किस लिए? भगवान शिव को अपने यहाँ ले जाने के लिए। भगवान शिव जब पर्वत को उठाकर लेके जा रहा था, कौन? रावण। यानी एक बार पर्वत को उठाने लगा था, कौन? रावण। तो उसने क्या किया? तपस्या कि भगवान, यानी तुम प्रभु मेरे साथ चलो, यानी भोलेनाथ से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, और इसीलिए वो तपस्या की थी। और तो शिव ने क्या कहा कि देख, मैं रुक तो जाऊंगा, चल, जब तूने इतनी तपस्या करी है तो मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर तूने ये कहीं भी रख दिया तो सिर्फ वहीं ये स्थापित हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो भगवान शिव से जब वो पर्वत लेके चला तो उसने बीच में रख दिया, और जब बीच में रख दिया तो वहीं पर ये छूट गया। तो वही मंदिर कौन सा है? तो ऐसा माना जाता है कि वही वाला मंदिर कौन सा है? तो ये वही मंदिर है, यानी जहां से भगवान शिव को वरदान मिला था। यानी भगवान शिव ने जो वरदान दिया था किसे? रावण को। तो रावण को जहां पर वरदान दिया था वहीं पर मंदिर कौन सा है? तो गोलकनाथ मंदिर। आप ध्यान रखेंगे कि रावण को यहीं से वरदान मिला कि शिव उनके साथ चलेंगे। यानी भगवान शिव को ये बात मिली कि भगवान शिव जो हैं वो रावण के साथ जाने के लिए तैयार हुए, और ये जो हमारे पास जो बात मांगी गई, यानी ये जो बात हमारे पास कही गई, वहीं पर कौन सा मंदिर है? तो गोलकनाथ मंदिर है। आप गोलकनाथ मंदिर को मैं खाली में इसीलिए लिखवा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये जानकारी प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं है मंदिर वहां पर और नहीं है, मंदिर बहुत हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट हो जाता है वो इसीलिए होता है। एक आता हमारा, एक और आता है जिसे कहते हैं, अगला मंदिर जिसे कहते हैं लिलोटीनाथ मंदिर। और लिलोटीनाथ मंदिर भी किससे संबंधित है? तो लिलोटीनाथ मंदिर भी हमारा शिव से ही संबंधित है। अगला मंदिर लिखेंगे लिलोटीनाथ मंदिर। ध्यान रखना, ये मंदिर पूछे जाते हैं, लिलोटीनाथ मंदिर। और आपने अभी, मैं मानता हूं कि आपने नाम भी नहीं सुने होंगे मंदिर। और ये भी कैसा है? ये भी शिव को समर्पित है, यानी कैसा मंदिर है? शिव मंदिर। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये क्यों प्रसिद्ध है? ये द्रोणाचार्य के पुत्र हुए, जिन्हें कहते हैं अश्वत्थामा। यानी अश्वत्थामा किसके पुत्र थे? लिख लें, अश्वत्थामा किसके पुत्र थे? तो ये थे द्रोणाचार्य के पुत्र, अश्वत्थामा। देख लें, अश्वत्थामा ऐसे लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में, कभी आप गलत कर दें। अश्वत्थामा किसके पुत्र थे? तो ये पुत्र थे द्रोणाचार्य के, ऐसे लिख लें। और द्रोणाचार्य को आप बेखूबी जानते होंगे, क्योंकि जिसने भी रामायण देखी है वो द्रोणाचार्य को जानते होंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि उन्हीं से ही शिक्षा ग्रहण की थी। किसने? अर्जुन ने। महाभारत के अंदर द्रोणाचार्य से ही शिक्षा ग्रहण की थी अर्जुन ने, जो कहलाए सबसे शक्तिशाली धनुर्धर। आइए इसके बाद देखते हैं अपनी अगली चीज को। और अगला हमारा आता है इसी के अंदर, जिसे कहते हैं मेघलगंज एक गांव है वहां पर, उसके बारे में हम देखेंगे। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्यों हमने ये लिखवाया। तो मेघलगंज गांव को हम क्यों लिखते हैं, क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि गांव तो वहां पर कितने हैं? गांव तो 411 हैं, फिर भी हम इसे क्यों लिखवा रहे हैं? तो मेघलगंज कस्बा। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो मेघलगंज कस्बा की क्यों प्रसिद्ध है? तो यहीं पर है पारसनाथ मंदिर।
इसी के दक्षिण में क्या है, पारसनाथ मंदिर, और इसी के किनारे क्या बहती है, तो इसी के किनारे एक नदी बहती है जिसे हम कहते हैं गोमती नदी। तो आपसे एक चीज और भी पूछी जा सकती है कि ये कौन सी नदी के किनारे है, ये गोमती नदी के किनारे है, यानी यहाँ पर जो प्रसिद्ध नदी है वो गोमती नदी है। यानी इसके दक्षिण में कौन सी नदी है, दक्षिण में पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी है दक्षिण में, दक्षिण में है गोमती नदी। और ये कौन सी नदी यहाँ की और ज्यादा प्रसिद्ध है, तो सबसे प्रसिद्ध नदी है यहाँ की, प्रसिद्ध नदी जिसे कहते हैं उरे नदी। उरे नदी यहाँ की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उरे नदी कहां पर है, तो ये है हमारी लखीमपुर खीरी के अंदर। तो इन्हें आप नोट करेंगे। इसके बाद हम आगे की जानकारी को देखेंगे, जो हमारा आता है दुधवा नेशनल पार्क, और इसी के अंदर आता है जिसे कहते हैं किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हमारे ज़्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, तो इन्हीं को हम देखेंगे। तो आइए एक बार इसे नोट कर लें। बिना देरी के हम लिख ही लेते हैं। आता है हमारा दुधवा नेशनल पार्क। तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ का है। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ का है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यानी उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और इसे कब बनाया गया, तो 1 फरवरी 1977 में, 1 फरवरी 1977 में इसकी स्थापना होती है, किसकी, दुधवा नेशनल पार्क की। और ये क्यों प्रसिद्ध हुआ, तो इसी से कटकर बना एक अभ्यारण्य जिसे कहते हैं पक्षी अभ्यारण्य, जो जिसे कहते हैं किशनपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो इसी के अंदर लिख लें आप, इसी के अंदर क्या है, किशनपुर पक्षी अभ्यारण्य, यानी किशनपुर वन्यजीव विहार। इसे पक्षी अभ्यारण्य, वन्यजीव विहार है, सॉरी पक्षी अभ्यारण्य नहीं है ये, वहीं में कंफ्यूज था, वन्यजीव विहार। तो किशनपुर वन्यजीव विहार भी कहां पर है, तो दुधवा नेशनल पार्क के अंदर ही है। और इसे कब बनाया, तो ये बनाया हमारा जिसे कहते हैं 1987 के अंदर, 1987 में ये बना, 1987। तो आपने ये सारी जानकारी देख ली। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट में कमेंट कर दें। बाकी कोई इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी इतनी आती नहीं है जिससे कि मैं आपका फालतू का टाइम भी खराब करता रहूं, फालतू का टाइम बेकार करता रहूं। तो आइए अब देखेंगे हम अपनी आगे की जानकारी को कल अगले जिले के साथ हम मिलेंगे, एक मस्त जिले के साथ आपके बीच कल। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट में कमेंट कर देना। अगर कोई भी जानकारी आपको अगर थोड़ी बहुत क्लास के अंदर अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें। आइए चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट क्लास मस्त तरीके से। आइए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।